हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन हम किसे कहेंगे? डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया यैक्स डेरिडा ने। डेरिडा का ये मानना था कि मीनिंग जो लैंग्वेज के अंदर और टेक्स्ट के अंदर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि मीनिंग जो है वो अनस्टेबल होता है। जैसा कि एक वर्ड बोला जा रहा है दो लोगों के सामने, तो दोनों का सोचने का नजरिया एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसलिए वो डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करेंगे। यही डेरिडा का भी मानना है कि मीनिंग जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि मीनिंग जो है वो अनस्टेबल होता है। डेरिडा ने एक्चुअल में वेस्टर्न बिलीफ को अटैक किया, उसके अगेंस्ट बोला और कहा कि जो वेस्टर्न बिलीफ है कि वर्ड्स जो हैं उनका स्टेबल मीनिंग होता है, फिक्स्ड मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है। वर्ड्स का मीनिंग स्टेबल और फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि वो अनस्टेबल होता है। डिफरेंट लोग जो हैं वो लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए मीनिंग फिक्स्ड कभी नहीं हो सकता। जैसा कि हम कहते हैं कि एक पोइम के अंदर डिस्कस किया गया है फ्रीडम के बारे में। अब उस पोइम को एक रीडर ने नहीं पढ़ना, बल्कि डिफरेंट रीडर्स ने पढ़ना है। तो जब वो डिफरेंट रीडर्स उस पोइम को पढ़ेंगे तो वो फ्रीडम को भी डिफरेंटली समझेंगे। जैसा कि एक रीडर समझेगा कि ये फ्रीडम पॉलिटिकल हो सकती है, तो दूसरा उसे पर्सनल फ्रीडम कहेगा, कोई और रीडर उसे इमोशनल फ्रीडम कहेगा। तो डिफरेंट रीडर्स उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और यही है डीकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर डेरिडा ने कहा कि मीनिंग जो है वो अनस्टेबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को 1960s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। यैक्स डेरिडा ने 1966 में एक लेक्चर दिया स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले पे, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन किया फिक्स्ड सेंटर को। उन्होंने पूछा कि जो स्ट्रक्चर के अंदर हम कहते हैं कि एक फिक्स्ड सेंटर होता है, वो क्या है। उन्होंने इस आइडिया को क्वेश्चन किया। उन्होंने 1967 के अंदर थ्री मेजर वर्क्स को पब्लिश किया, जो कि हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फिनोमिना। इन तीनों वर्क्स ने बुनियाद रखी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की, और इन्होंने अटैक किया वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम को। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। अब हम इसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें नंबर वन पर है वेस्टर्न मेटाफिजिक्स। वेस्टर्न मेटाफिजिक्स क्या है? वेस्टर्न फिलॉसफी ये है कि दुनिया के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसका एक फिक्स्ड ओरिजिन है, रियलिटी है और ट्रुथ है। लेकिन डेरिडा का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लैंग्वेज को ही ले लें, तो वेस्टर्न मेटाफिजिक्स का मानना है कि लैंग्वेज जो है वो फिक्स्ड मीनिंग रखती है। लेकिन डेरिडा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक जुमला दो लोगों के सामने जब बोलते हैं, तो दोनों लोग अपनी डिफरेंट रियलिटीज की बेसिस पर उसे इंटरप्रेट करेंगे। उनकी फॉर्म्स, उनकी रियलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, इसलिए मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट आएगा। मीनिंग फिक्स्ड कभी नहीं हो सकता। किसी भी चीज के पीछे फिक्स्ड ट्रूथ, फिक्स्ड ओरिजिन और फिक्स्ड रियलिटी नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। अब ये क्या है? ये एक बिलीफ है जिसका मानना है कि मीनिंग जो है वो फुली प्रेजेंट होता है और फौरन से अवेलेबल होता है। कि मैंने एक वर्ड बोला तो फौरन से नेक्स्ट पर्सन उसे जो समझेगा, क्योंकि उस जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है, वो स्टेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीनिंग कभी भी फौरन से प्रेजेंट नहीं होता, उससे इंटरप्रेट किया जाता है, उससे समझा जाता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सन। मैं और आप, हम दो डिफरेंट लोग हैं, तो हमारा मीनिंग भी डिफरेंट होगा। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर जगह पर रहने वाले लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो फिर वो एक वर्ड को एक ही तरीके से कैसे समझ सकते हैं? उनकी रियलिटीज, उनके ओरिजिन्स डिफरेंट हैं, तो वो लैंग्वेज को एक ही तरीके से कैसे समझ सकते हैं? इसलिए लैंग्वेज का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। डिफरेंट लोग अपनी डिफरेंट रियलिटीज की बेसिस पर उसे समझते हैं। तो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस को डेरिडा जो है वो कंप्लीटली डिनाई करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, एक टीचर कहता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को वो मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
इसलिए वो उस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा लेकिन टीचर को इजी लगा, क्योंकि वो दो डिफरेंट लोग हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोगोसेंट्रिज्म। लोगो कहते हैं वर्ड को या आइडिया को, और सेंट्रिज्म कहते हैं सेंटर को। अब लोगोसेंट्रिज्म का ये बिलीफ है कि कोई भी मीनिंग जो है उसका सेंट्रल सोर्स होता है, जैसा कि कोई ट्रुथ हो गया, कोई रीजन, गॉड या कोई कॉन्शियसनेस। लेकिन डेरिडा इस चीज को नहीं मानता। जैसा कि एक इंसान 10 लोगों के सामने एक स्पीच कर रहा है, तो वो 10 लोग उस स्पीच को 10 डिफरेंट तरीकों से समझेंगे। अब लोगोसेंट्रिज्म का मानना है कि वो 10 लोग डिफरेंट तरीकों से तो समझेंगे, लेकिन उन 10 डिफरेंट तरीकों के अंदर एक सेंटर होगा, एक सेम मीनिंग होगा। यानी वो एक सेम जो है वो पॉइंट पर पहुंचेंगे, जिसे लोगोसेंट्रिज्म कहते हैं। लेकिन डेरिडा इस चीज को डिनाई करता है। वो कहता है कि बात के अंदर से बात निकलती है और कहीं पर भी वो सेंटर पे जाकर नहीं रुकती। हम बातों के अंदर से बातें निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये फलां जो टॉपिक है ये एक सेंटर पर जाकर रुक सकता है जो कि सेम होगा, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पर जाकर रुक सकता है। ऐसा नहीं है। एक वर्ड को, एक आइडिया को हम डिफरेंट लोगों के सामने जब कन्वे करेंगे, तो बातों में से बातें निकलती जाएंगी और उनकी कोई एंडिंग नहीं होगी। लोगोसेंट्रिज्म कहता है एंडिंग होगी, एक सेंटर होगा, एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन डेरिडा कहता है कि ऐसा नहीं है। बातों से बातें निकलती जाएंगी और उसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। जैसा कि हम रिलीजन को ही ले लें। रिलीजन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको कहा जाता है कि ये फिक्स्ड है। उन चीजों का जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है, उस पर कोई बात नहीं उठा सकता। लेकिन डेरिडा कहता है कि वो मीनिंग फिक्स्ड नहीं है। हर इंसान के मुताबिक रिलीजन का मीनिंग अपना है, और वो अपने मुताबिक उस चीज को इंटरप्रेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। ये भी लोगोसेंट्रिज्म से मिलता जुलता ही है। ट्रांसेंडेंटल हम कहते हैं बियॉन्ड ऑर्डिनरी, और सिग्निफाइड कहते हैं आइडिया को। तो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड मीन्स फाइनल मीनिंग, जो कि बियॉन्ड लैंग्वेज होगा। मतलब ये कि लैंग्वेज का एक फाइनल मीनिंग होगा, एक एंड होता है, जो कि हर एक इंटरप्रिटेशन को एंड कर देता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 10 लोग अगर 10 आइडियाज को आपस में डिस्कस करेंगे तो वो किसी एंडिंग पे नहीं पहुंच सकते। बातों में से बातें निकल सकती हैं, लेकिन कोई फाइनल मीनिंग नहीं हो सकता। ये डेरिडा का मानना है। ये डीकंस्ट्रक्शन थियरी का मानना है कि एंडिंग नहीं होती, बातों में से बातें निकलती हैं। एक वर्ड का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। जैसा कि मैं कहती हूँ जस्टिस मीन्स फेयरनेस, लेकिन फेयरनेस किसे कहते हैं? क्वेश्चन होगा ना। जस्टिस किसे कहते हैं? क्वेश्चन होगा ना। जब क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलेंगे तो कोई एंडिंग नहीं होगी, बल्कि बातें आगे बढ़ती जाएंगी और कोई फाइनल पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया है बाइनरी ओपोजिशंस का। बाइनरी ओपोजिशंस कहते हैं पेयर ऑफ ओपोजिट आइडियाज। जैसा कि हम कहते हैं स्पीच एंड राइटिंग, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, रीजन एंड इमोशन। तो ये ओपोजिट्स हैं। हम एक वर्ड को, एक आइडिया को तब समझते हैं जब हम उसके ऑपोजिट आइडिया को जानते हैं। तो डेरिडा का मानना है कि ऑपोजिट्स जो हैं वो हमारे लिए चीजों को समझना आसान कर देते हैं। एक चीज सुपीरियर होती है और एक इंफीरियर होती है, लेकिन हम इंफीरियर चीज को डिनाई नहीं कर सकते। वही हमें हेल्प करती है सुपीरियर चीज को समझने के लिए। हम प्रेजेंस वर्ड का मीनिंग तब समझते हैं जब हमें एब्सेंस वर्ड का मीनिंग पता होता है। तो डेरिडा का मानना है कि ऑपोजिट्स जो हैं वो मीनिंग क्रिएट करने में आसानी पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोनोसेंट्रिज्म। फोनो मीन्स स्पोकन वर्ड्स एंड सेंट्रिज्म मीन्स सेंटर। अब फोनोसेंट्रिज्म का बिलीव क्या है कि जो स्पीच है वो सेंटर होती है। यानी राइटिंग जो है वो सेकेंडरी है और स्पीच जो है वो प्राइमरी है। स्पीच के जरिए हम अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज को इजीली कन्वे कर सकते हैं। डेरिडा इस कॉन्सेप्ट को, इस बिलीफ को भी चैलेंज करता है और उसे कहता है कि लैंग्वेज या राइटिंग सेकेंडरी कैसे हो सकती है। अगर हम एक इंसान को अपना आइडिया कन्वे कर रहे हैं, तो बोलते हुए हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मिस कर सकते हैं,
या हमारे बोलने के फ़ौरन बाद हमने क्या बोला उसका प्रूफ़ हमारे पास ख़त्म हो जाता है, हमारे अल्फ़ाज़ डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो प्रूफ़ के तौर पर होते हैं। मीनिंग दोनों में ही फिक्स्ड नहीं होता, मीनिंग दोनों में ही अनस्टेबल होता है। लेकिन स्पीच जो है वो प्राइमरी नहीं हो सकती। बोलने के बाद हमारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं होता। लेकिन लैंग्वेज में हमारे पास रिटन प्रूफ होता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये डरीडा का मानना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्के राइटिंग। आरके किससे कहते हैं? आरके वर्ड का मतलब है बिगिनिंग। आरके राइटिंग मीन्स बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। अब ये बिलीफ है कि राइटिंग का एक बेसिक सिस्टम होता है जिसे हर इंसान फॉलो करता है। आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बोलते हुए ऐसा नहीं है। बोलते हुए किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ लिखते हुए एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मीनिंग जो है वो इजीली कन्वे स्पीच नहीं कर सकती। लैंग्वेज जो है रिटन लैंग्वेज वो कर सकती है। तो डेरिडा का मानना है कि जो राइटिंग है वो प्राइमरी है और स्पीच जो है वो सेकेंडरी है। क्योंकि स्पीच के अंदर बोलने के अंदर हम एक फिक्स्ड जो सिस्टम है उसे फॉलो नहीं करते, लेकिन राइटिंग में हम फिक्स्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसा कि हम राइटिंग में वर्ड यूज करते हैं कैट। हम कैट को समझते हैं उसके डिफरेंट दूसरे जो वर्ड्स हैं उनकी बेसिस पर। तो डरीडा प्राइमरी किसको कह रहे हैं? राइटिंग को, और सेकेंडरी कह रहे हैं स्पीच को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन किसे कहते हैं? सप्लीमेंटेशन का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज के अंदर ऐड करना। अब ये कॉन्सेप्ट डरीडा ने क्यों दिया? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डरीडा जो है वो राइटिंग को प्राइमरी कह रहा है और स्पीच को सेकेंडरी कह रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए सप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसा कि डरीडा कहता है कि राइटिंग जो है वो एक सप्लीमेंट है स्पीच का। किस तरह से? पास्ट के अंदर जितनी भी चीजें सेव हैं वो बुक फॉर्म में सेव हैं, राइटिंग की फॉर्म में सेव हैं, स्पीच की फॉर्म में सेव नहीं है। उनको सेव करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। तो अगर लैंग्वेज की ज़रूरत है स्पीच को सेव करने के लिए, तो फिर स्पीच प्राइमरी कैसे हो सकती है? और अगर स्पीच प्राइमरी नहीं है, दैट मीन्स मीनिंग भी स्टेबल नहीं है। हम कहते हैं कि हर चीज़ का आगाज़ बोलने से हुआ। तो अगर चीज़ें बोलने से ज़्यादा लिखने की फॉर्म में सेव की गई, दैट मीन्स मीनिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। मीनिंग जो है वो फिक्स्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपनी स्पीच को भी लैंग्वेज की फॉर्म में सेव करना पड़ा। तो यही है सप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का। ये मेन कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि एक चीज को समझने के लिए हम उससे डिफरेंट चीज को जानते हैं। एक चीज को तब समझा जाता है जब हम डिफरेंट को समझते हैं। जैसा कि अक्सर हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हों, तो उसमें अगर हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो हम उसके ऑपोजिट वर्ड्स को पढ़ते हैं। फिर हमें समझ आता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो यही है डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। डिक्शनरी में हम एक वर्ड को समझने के लिए उससे डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं, तभी हमें उस वर्ड का मीनिंग समझ में आता है। तो ये है डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिकंस्ट्रक्शन टू लिटरेरी टेक्स्ट। हम लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर इस थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब भी हम किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ेंगे, तो हम उस चीज के अंदर ये देखेंगे कि एक रीडर जो है उस वर्क को कितने तरीकों से इंटरप्रेट कर सकता है। और जितने रीडर्स उस वर्क को पढ़ेंगे, उतने ही मीनिंग्स क्रिएट करेंगे वो। एक फिक्स्ड मीनिंग हम उस वर्क में तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका माइंडसेट, और रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू और उसका माइंडसेट एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मीनिंग भी डिफरेंट क्रिएट होंगे, और जितने रीडर्स उसे पढ़ेंगे उतने ही उसके मीनिंग होंगे। और डीकंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वाइजम, जो कि दिया फ्रेंच फिलोसोफर्स ने, जो कि थे यूएल डोलोस एंड फेलिक्स गुटारी। इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। राइज्म किससे कहते हैं?
राइज़म एक ऐसी जड़ को कहते हैं जो कि हर तरफ फैल जाती है और उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। वो जहाँ भी जिस भी पौधे के साथ मिल जाती है या जिस भी तरफ निकल जाती है उसका कोई एंड नहीं होता। और यही है राइज़म का कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि मीनिंग जो होता है उसका कोई सेंटर नहीं होता। वो जहाँ से चाहे, जिधर से चाहे निकल सकता है और किसी भी चीज़ के साथ मिलकर एक नया मीनिंग क्रिएट कर सकता है। और ये डीकंस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फिक्स्ड ओरिजिन को और सिंगल मीनिंग को डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है। क्योंकि मीनिंग्स जो हैं वो मल्टीपल होते हैं, उनका कोई सेंटर नहीं होता। जैसा कि इंटरनेट को ही देख लें। इंटरनेट पे अगर हम एक वर्ड को सर्च करते हैं तो उसके हजारों मीनिंग आ जाते हैं। और यही है राइज्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिक्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। अब क्रिटिक्स जो हैं वो इस थ्योरी को कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली थ्योरी कहते हैं। उनका मानना है कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को जितना हम पढ़ेंगे उतना ही ये हमें कंफ्यूज करती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरिस्ट मानते हैं डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के अंदर जो थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हम मीनिंग को नहीं कुछ कह रहे, हम जो मीनिंग है उससे डिनाई नहीं कर रहे, बल्कि अथॉरिटी को डिनाई कर रहे हैं। जैसा कि अगर एक इंसान कहता है कि ये जो मीनिंग है ये फिक्स्ड है, ये स्टेबल है, तो उस अथॉरिटी को डिनाई कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि एक वर्ड को डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है और हर एक इंटरप्रिटेशन को मानना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए ये मीनिंग को डिनाई नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो माननी चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जिसका मानना है कि मीनिंग कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, बल्कि एक वर्ड का, एक जुमले का डिफरेंट तरीकों से मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है। हर एक तरीके से मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है। हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, तो मीनिंग भी डिफरेंट होंगे। कोई भी मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि हमें एक दूसरे के मौजूद डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम ठीक है, दूसरा इंसान गलत है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से मीनिंग क्रिएट करेगा और हमें हर एक मीनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।